गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया। खुद ने कहा है, उन्होंने कहा, और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं, जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। यानी पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। कोई ऐसा हो सकता है जो अपने ही देशवासियों को समस्या माने? ये फर्क है उनकी सोच और हमारी सोच में, ये फर्क है उनके अप्रोच और हमारे अप्रोच में। नेहरू जी हो या इंदिरा जी हो या पूरी कांग्रेसी बिरादरी हो, ये लोग भारत के लोगों को समस्या मानते हैं। आदरणीय सभापति जी, मेरे कई कोटेशन मिलेंगे। मैंने दुनिया के सामने कहा है, देश के सामने कहा है, और कहा है इसलिए नहीं, ये मेरा कन्विक्शन है। अरे चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, 140 करोड़ समाधान हमारे पास है। हमारे लिए देशवासी समर्थक की पूंजी है। हमारे लिए हर देशवासी भारत का उज्जवल भविष्य का नियंता है, निर्माता है, कर्ता धर्ता है। हम उसको समस्या कैसे कह सकते हैं? ऐसी सोच वाले लोग अपने परिवार का ही भला करेंगे और किसका करेंगे? आदरणीय सभापति जी, देश के लोगों का अपमान करते रहना एक कांग्रेस के स्वभाव में पड़ा हुआ है, उनके संस्कारों में पड़ा हुआ है। कांग्रेस ने बीते दिनों राष्ट्रपति जी का अपमान किया। चुनाव के बाद जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति जी के लिए शब्द कहे गए हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये कैसे लोग हैं? भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या बोल रहे हैं लोग? आदरणीय सभापति जी, कल लोकसभा में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। ये राष्ट्रपति पद, उसका घोर अपमान किया है। उनको संविधान शब्द मुंह में बोलने की अधिकार नहीं रहता है। जो लोग गरीबी से निकली हुई एक महिला, आदिवासी परिवार से आई हुई एक महिला, जब आपने लोकसभा में जो व्यवहार किया है, आपने आदिवासी समाज का अपमान किया है, आपने महिला का अपमान किया है। भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान, संविधान ने जिनको सर्वोच्च पद दिया है, आपने उनका अपमान किया है, आपने संविधान का अपमान किया है। आदरणीय सभापति जी, उनको कुछ भी लगता हो, कांग्रेस को ये गुनाह
कि Honorable members, it is now 6 p.m. If the House agrees, we may sit beyond 6 p.m. till disposal of the motion of thanks and the presidential address. Do I have the leave of the House to extend the sitting beyond 6 p.m.? Thank you. आदरणीय सभापति जी, समय बढ़ाने के लिए मैं आपका और सदन का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, बड़ी दर्दनाक लोकसभा की घटना है और शायद हताशा निराशा तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए देश के पवित्र लोकतंत्र के मंदिर को ही इस रूप में कर देना, और उस समय चेयर पर असम के ही हमारे एक माननीय सांसद बैठे थे और उस समय कागज फेंके गए, टेबल पर चढ़ दिया गया। क्या ये नॉर्थ ईस्ट का अपमान नहीं है? क्या असम के नागरिकों का अपमान नहीं है? कल फिर दोबारा किया उन्होंने, और उस समय आंध्र के दलित परिवार का बेटा चेयर पर बैठा था, उसने उसको भी अपमानित किया। यानी आपने नॉर्थ ईस्ट का अपमान, चेयर में बैठा अपमान करो, आंध्र के एक दलित परिवार का बेटा चेयर पर बैठा उसका अपमान करो। सदन ने इनको काम दिया हुआ है, सबने मिलकर के काम दिया हुआ है, लेकिन वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए आप अपमान करते हो। और ऐसा लगता है कांग्रेस के लोगों को असम की जनता के प्रति बड़ी नफरत है। उनको लगता है कि उसकी जनता ने उनका साथ छोड़ दिया, मतलब उनके दुश्मन हो गए। क्या कभी लोकतंत्र में ऐसे सोचते हैं क्या? मुझे तो तब बहुत पीड़ा हुई थी जब भारत रत्न भूपेन हजारिका जी, जो कि देश के बहुत ही सम्मानीय व्यक्तित्व है जी, आज भी घर घर में उनको स्मरण करते हैं लोग। उनके प्रति जो भक्ति का भाव है आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन उनको इसकी भी कोई परवाह नहीं है। और जिस प्रकार से, और हमारा सौभाग्य था कि हमने भूपेन हजारिका जी के देश के लिए जो उनका योगदान था, नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाके से पूरे देश को अपने वाणी से, अपने विचारों से, अपनी अभिव्यक्ति से बांध के रखा था। हमने भारत रत्न देने का निर्णय किया, इस पर भी इनको ऐतराज। और मैं तो हैरान हूं, खड़गे जी अगर होते तो मैं उनकी हाजिरी में कहता ही है, इन्होंने जिस प्रकार से बोला ना भारत रत्न के बाद, वो वीडियो पर उनका चेहरा देखेंगे ना, आपको लगा रहे ये ऐसे लोग हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। और ये कहा, अरे ये तो सिंगर थे। मैं समझता हूं कि एक किसी का भी अपमान करने में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। उन्होंने भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न दिया, उसका भी विरोध किया। ये पूरे असम का विरोध है, पूरे देश के कला प्रेमियों का विरोध है। और मुझे पक्का विश्वास है असम कभी भी इस अपमान को भूलने वाला नहीं है। आदरणीय सभापति जी, कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका।
और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, ये गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और इसी सदन के माननीय सांसद है वो, और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है, एक शब्द तो बोल लेते। लेकिन सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, और इसी के कारण उन्होंने कल, और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य है, उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? और वो भी एक सिख है इसलिए गद्दार कहना बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? आदरणीय सभापति जी, एक तरफ ये दृश्य है और दूसरी तरफ हमारे सदानंद जी मास्टर का दृश्य है। राजनीतिक विद्वेष के कारण उनके दोनों पैर काट दिए गए। भरी जवानी में दोनों पैर काट दिए। कटे हुए पैर से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन संस्कार इतने ऊंचे हैं कि वाणी में भी अपशब्द नहीं निकलता है, बर्तन में भी कटुता नजर नहीं आता। गर्व होता है। और कल जब उनका पहला भाषण हो रहा था सदन में, और उन्होंने जब अपने बेंच पर आपसे इजाजत लेकर के अपने कटे हुए पैर के लिए वो जो नीम का उपयोग करते हैं, आर्टिफिशियल नीम का, उन्होंने जब रखा, वो दृश्य देश के लिए पीड़ादायक था कि इस देश में ऐसा ही बंधारण की बातें करने वाले इंडिया अलायंस के लोग, और ये इंडिया अलायंस पूरा जिम्मेवार है इसके लिए, वैचारिक असहमति के कारण एक नौजवान के, और वो भी एक टीचर, शिक्षक के प्रति गर्व से, आदर से देखा जाता है, उसके पैर काट दे। लेकिन उनको कोई खेद नहीं है, उनको कोई दर्द नहीं है। लेकिन मैं मास्टर सदानंद जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से इतनी भयानक हमले के बाद भी देश की सेवा का अपना व्रत जारी रखा, और आज देश की नीति निर्धारण में अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। ये गर्व की बात है। और ऐसे लोगों के सहारे हम राजनीति में जीते हैं, काम करते हैं, देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा मिलती है। ये संस्कार हमें पाए हैं, ऐसे लक्षावधि कार्यकर्ताओं के तब से पाए हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इन दिनों और वैसे कांग्रेस के हमारे साथियों का मुझ पर जरा विशेष प्रेम है, वो स्पेशल प्रेम है। और जब मैं जिम्मेवारी जो मिली है उसके तहत, और जिम्मेवारी न मिलती तो भी
देश के लिए जीना तुमने सीखा है। हम विकसित भारत की जमीन मजबूत कर रहे हैं, उसको एक ताकत दे रहे हैं। एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। अगर इसके बाद क्या बयान देंगे? बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। किस प्रकार के संस्कार और वृत्तियों से पले बड़े लोग हैं ये। आदरणीय सभापति जी, मेरे लिए कोई अनुभव मेरा बहुत पुराना है। 2002 से जब वे विपक्ष में थे तब से, और 2004 से जब वो सत्ता में आए तब से, और 2014 से मैं जब यहां आया तब से, पिछले 25 साल से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया, मोदी संसद का सदस्य नहीं था, एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हो इन लोगों ने। 25 साल। और मुझे किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा, मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वे इसलिए हैं, हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम, बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदती है आपको। हमने, नेहरू जी ने देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, सिंधु जल समझौता करके। उस सिंधु जल समझौते को हमने एबेंस में डाल दिया। क्या इसलिए आप मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हो? आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस की परेशानी कुछ और है। ये पता नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे।
और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है कि भाई पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन अब तक टिका क्यों है। और इसलिए वे एक ही रास्ता उनके लिए बचा हुआ लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आदरणीय सभापति जी, ये तो मान करके बैठे थे। उनका लोकतंत्र, संविधान का कोई लेना देना नहीं। उनको तो लगता है कि प्रधानमंत्री पद उनके परिवार की जागीर है, उस पर कोई और बैठ नहीं सकता। ये जो उनके भीतर में नफरत पड़ी हुई है ना, मोहब्बत की दुकान में जो आग भरी पड़ी हुई है ना, उसका परिणाम है। और इसीलिए कोई क्यों बैठा, हमारा पैतृक अधिकार था, इसलिए मोदी की कब्र खोदने का नारा लेकर के वो चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के शाही परिवार को देश ने दशकों तक अवसर दिया है, ऐसा नहीं है। देश ने आपके लिए भी अपना भविष्य दांव पे लगाया था, लेकिन आपने गरीबी हटाओ के नारे लगाए, गुमराह किया। लाल किले पर से कांग्रेस के एक भी प्रधानमंत्री के भाषण में गरीबी हटाने की बात ना आई हो, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाने के लिए क्या किया, वो एक बार भी नहीं आया। और नारे से अधिक कुछ नहीं था उनका। और मोदी ने रास्ता अपनाया गरीब को एम्पावर करने का, गरीब को सशक्त करने का। और मेरे देश के गरीबों को मैं सलाम करता हूं, उन्होंने देश की योजनाओं को समझा, स्वीकारा और अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए प्रयास किया। मैं देश के गरीबों का गौरवगान करता हूं कि हमारी नीतियों पर भरोसा करके, हमारी नीयत पे भरोसा करके उन्होंने भी अपने आप को खपाने के लिए कोई कमी नहीं रखी। और 25 करोड़ मेरे गरीब परिवार के भाइयों ने गरीबी को परास्त किया और खुद गरीबी से बाहर आए हैं। मैं उनको सलाम करता हूं। मेरे 25 करोड़ देशवासी जो निराशा में पड़े हुए थे, दूर एक आशा की किरण दिखाई दी, उठ खड़े हुए और आज हमारे साथ चल पड़े। आदरणीय सभापति जी, 2014 के पहले इम्प्लीमेंटेशन की बातें करते थे। हमारे यहां सैकड़ों लोग रेलवे क्रॉसिंग पर मरते थे। स्कूल की बस रेलवे क्रॉसिंग से जा रही है, 20-20, 25-25 स्कूल के बच्चे मरने की खबरें आती हैं। अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग, वो इतना बड़ा काम नहीं था कि नहीं कर सकते थे। ये काम भी मुझे करना हुआ और हमने सारे अनमैन्ड क्रॉसिंग बंद कर दिए, लाखों लोगों की जिंदगी बचा ली। इसलिए ये मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, 2014 से पहले इस देश में 18,000 गांव ऐसे थे जिनको बिजली का मतलब पता नहीं था। बिजली का कोई तार होता है, कोई बल्ब होता है, कोई लट्टू जलता हुआ उसमें उजाला निकलता, पता नहीं था उनको। 18,000 गांव 2014 के बाद जब आपने हमें दायित्व देशवासियों ने दिया, उन 18,000 गांव जिन्होंने कभी बिजली का मुंह तक नहीं देखा था, बिजली का शब्द भी कान पे नहीं सुना था, उन गांवों में उजाला पहुंचाया। इसलिए इनको मोदी की कब्र खोदने के सिवाय
अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आदरणीय सभापति जी, वो भी एक वक्त था जब देश में बार बार खबरें आती थी, मीडिया में हेडलाइन हुआ करती थी, सरहद की स्थिति के संबंध में बयान आते थे। गोला बारूद नहीं है, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, बर्फ के बीच खड़ा है, बर्फ में खड़े रहने के लिए जो जूते चाहिए वो जूते तक नहीं उसके पास। ये खबरें आती थी। हमने देश के जवानों के लिए खजाने खोल दिए, देश के जवानों को जो चाहिए वो देने की ताकत पड़ी। और इसलिए वो चाहते कि अब तो कोई रास्ता बचा नहीं है, बस कब्र खुदेगी मोदी की, यही एक रास्ता उनके लिए बचा है। आदरणीय सभापति जी, एक बार उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने सदन में भाषण करते करते वो रो पड़े थे। दिमागी बुखार के कारण बच्चे, अनगिनत बच्चे मर रहे थे। इनको कभी सूझा नहीं कि इस दिमागी बुखार से मुक्ति दिलाई जा सकती है। आदरणीय सभापति जी, आंख की बीमारी ट्रकोमा, लोग परेशान होते थे, आंखें चली जाती थी और विज्ञान प्रगति कर चुका था, हो सकता था, वो नहीं कर सकते थे। हमने दिमागी बुखार से भी मुक्ति दिलाई और हमने ट्रकोमा से भी देश की लोगों की आंखें बचाई। यही सफलताएं हैं, यही संवेदनशीलता है, समाज के लिए जीने मरने का यही संकल्प है। पल पल, तिल तिल समाज के लिए बिताना, घिसना, झलना, वो उनको परेशान कर रहा है। तब जाकर के मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये मंत्र लेकर के चल रहे हैं, ये सपने देख करके चल रहे हैं और बातें लोकतंत्र की करते हैं। मोहब्बत की दुकान के साइन बोर्ड लगाते हैं। क्या सार्वजनिक जीवन में ऐसी नफरत होती है? आदरणीय सभापति जी, इनकी सरकार रिमोट से चलती थी, मेरी सरकार भी रिमोट से चलती है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट है। एक 140 करोड़ देशवासियों के सपने, 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाएं, देश के नौजवानों के संकल्प, इनके लिए हम जीते हैं, इनके लिए सरकार चलाते हैं। सत्ता हमारे लिए सुख का रास्ता नहीं है, सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम है। मुद्रा योजना, लाखों करोड़ों की मदद मिली, स्वरोजगार को बल दिया। कांग्रेस ने कभी स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट ही नहीं किया। कुछ सैकड़ों में स्टार्टअप बेचारे अपने, उनको पता भी नहीं था। और इनका तो हाल ये है आदरणीय सभापति जी, अपने घर के स्टार्टअप को भी वो लिफ्ट नहीं कर पा रहे। और हमारी सरकार में आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। और जब सफलता एक के बाद एक जन सामान्य के दिलों को जीतती है ना, तब जाकर के उनके पास एक ही रास्ता बचा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन उस हमारा याद कीजिए, बीएसएनएल को लेकर के चुटकुले चलते थे।
कार्टून बनते थे, आज स्वदेशी 4G स्टैक हमने खड़ा कर दिया। 5G दुनिया में सबसे तेज गति से रोल आउट करने का काम हमने कर दिया। कम्युनिकेशन की नई जनरेशन, नई टेक्नोलॉजी, नई सोच,